आज हम प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह के साथ बात करेंगे प्रेमचंद के विषय। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत शुक्रिया सहपीडिया के लिए इंटरव्यू देने के लिए। आपको भी शुक्रिया। प्रेमचंद के विषय में जब बात करते हैं 1936 प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंशियल स्पीच उन्होंने दिया था। सवाल यह है कि प्रेमचंद के जो ऑथेरियल वॉइस है उसमें प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, प्रगतिशील का मतलब क्या होता है, साहित्य में प्रगतिशीलता क्या है? प्रेमचंद जो है वो 3 स्टेप्स हैं प्रेमचंद के। शुरुआती जो उनका है उसमें वो आर्य समाज से प्रभावित है, तो वो आर्य समाज से प्रभावित उनकी रचनाएं मिलेंगी आरंभ। बाद में वो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होते हैं, तो ये एक बीच का फ्रेज है जिसमें वो गांधी जी से प्रभावित कहानियां या उपन्यास लिखते हैं। ये लास्ट स्टेज है जब वो रियलिज्म की तरफ जाते हैं। तो जो रियलिज्म यानी जो यथार्थ है वो है एक्चुअली प्रगतिशीलता, और यथार्थ में उन्होंने देखा प्रेमचंद कि क्या यथार्थ है। शोषण यथार्थ है, बेरोजगारी यथार्थ है, गुलामी यथार्थ है अंग्रेजों की। इसके अलावा साहूकारी यथार्थ है, ब्याज पर पैसे दे रहे हैं लोग, हाँ वसूल कर रहे हैं लोग, ब्याज मिल रहा है, मूल नहीं मिल रहा है, तो जिंदगी भर वो उसके गुलाम बने रहते हैं। स्त्रियों की समस्याएं हैं, दहेज के कारण जो है विवाह नहीं हो रहा है साहब, विवाह हो भी रहा है तो अनमेल विवाह हो रहा है साहब। लड़की पता चला 12 साल की है और जो वर है वो 40 साल का है, 45 साल का है, ये हो रहा है। इस तरह की तमाम जो समस्याएं समाज में हैं उस जमाने में थी। जातिवाद हालांकि आज बढ़ गया है, तो जो तथाकथित जो अछूत जातियां, तथाकथित, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई अछूत नहीं है कि नहीं, मेरी दृष्टि, उनका मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है साहब, जा रहे हैं। प्रेमचंद तो भेज देते हैं मंदिर अपने कर्म भूमि उपन्यास में, है कि नहीं। तो देखियो कि प्रेमचंद का जो अंतिम वाला हिस्सा है ना, वास्तविक रूप से वो प्रगतिशीलता है। देखो प्रगति का क्या मतलब होता है? प्रगति का मतलब होता है तरक्की, उन्नति। और अगर संस्कृत का शब्द लें आप तो गति में प्र उपसर्ग लग गया है, तो प्रगति, तो गति माने चलना, प्रगति माने आगे की तरफ चलना, है ना। आप पीछे तरफ छोड़िए, है ना, पिछला जो है उसको आप भूलिए, उसको क्रिटिसाइज कीजिए, उसमें जो गलत है उसको इनकार कीजिए, है। मतलब वो टोटली इनकार नहीं करते, तो कहते हैं कि जो पास्ट में है, भविष्य भूतकाल में है, जरूरी नहीं है कि आप सब रिजेक्ट करते हैं, है कि नहीं। जो अच्छा है उसको लीजिए, लेकिन जो वर्तमान है, जो आज का है ना, आज का जो यथार्थ है, आज का जो सच है ना, आज की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप आगे बढ़िए, ये प्रेमचंद कहते हैं। तो ये प्रगतिशीलता है प्रेमचंद की। और मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये प्रेमचंद तो 20वीं शताब्दी में है, 19वीं शताब्दी में मिर्जा गालिब हुए हैं। मैं मिर्जा गालिब को भारतीय साहित्य का आधुनिक शायर, आधुनिक रचनाकार मानते हैं। जब वो कहते हैं कि ईमा मुझे रोके है और खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है और खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। ईमान का संबंध इस्लाम से है, तो क्या इस्लाम मुझे रोक रहा है। पूरा मिडल पीरियड इस्लाम है कि नहीं। और जो नया पीरियड है, कलीसा का मतलब होता है चर्च, कि वो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। तो कहा कि मुझे लगता है कि काबा तो मेरे पीछे है, काबा इस्लाम का प्रतीक है ना, कलीसा मेरे आगे है ना, चर्च मेरे आगे है भाई, है ना। ये अंग्रेज जो आए हैं तो ये सब बुरा बुरा नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, है कि नहीं, है। तो ये जो अच्छा कर रहे हैं, जो मॉडर्न कर रहे हैं, इसको आप अपनाइए, है कि नहीं। लेकिन प्रेमचंद
और गालिब में एक फर्क है कि प्रेमचंद जो है अंग्रेजों के द्वारा उपलब्ध कराई गई आधुनिकता को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपनी आधुनिकता की परिभाषा खुद गढ़ते हैं, है ना, कि ये आधुनिक है। आधुनिक का मतलब सिर्फ ये मानते हैं कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं, पुरानी कुप्रथाएं हैं, पुराने शोषण के चक्र हैं, ये हैं वो हैं, उनसे मुक्त होइए, है ना, और आगे चलिए, उसका संघर्ष कीजिए। तो उनकी जो प्रगतिशीलता है वो एक्चुअली संघर्ष, स्ट्रगल है कि नहीं, अपनी प्रगति की, अपनी उन्नति की, ये है प्रेमचंद की प्रगतिशीलता। अभी आपने कहा कि गति बहुत जरूरी है प्रेमचंद की काम में, तो गति, संघर्ष और बेचैनी, ये तीन अगर हम ठीक से पढ़े या फिर ये तीन एलिमेंट अगर हम ढूंढे प्रेमचंद की वर्क्स में, तो आपको लगता है कि ठीक से पढ़ रहे हैं? गति, संघर्ष और बेचैनी बिल्कुल ठीक से पढ़ रहे हैं आप। और ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 3 स्टेज हैं उनके। शुरुआती स्टेज में आपको ये शायद कम मिले, है ना। शुरुआती जो एक स्टेप है उनका, पहला जो कदम है, पहला जो सोपान है जिसे हम कहते हैं, सीढ़ी, है कि नहीं, उसमें वो हृदय परिवर्तन की बातें करते हैं कि भाई एक आदमी बुरा है, वो कुछ ऐसी घटना घटती है उसके जीवन में कि वो अपने को बदल लेता है। फिर जब वो गांधी जी के प्रभाव में आते हैं तो गांधी जी तो समन्वय चाहते थे, अहिंसा ये वो, है कि नहीं, सत्य अहिंसा ये, इसके मार्ग पर चलो, है कि नहीं, उस वे में चलते हैं। लेकिन बाद में सन 1970 में जो रिवोल्यूशन हुआ है रूस, उससे प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, प्रेमचंद ही नहीं, पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ा था। 1917 रशियन रेवोल्यूशन, 1921 गांधी जी की स्पीच, जो प्रेमचंद सुनते हैं और फौरन इस्तीफा दे डालते हैं, बिल्कुल, सरकारी नौकरी से। बिल्कुल। इसके आगे ये है कि देखिए सन 17 और 21 के बीच कितने साल का अंतर है, 2-3 साल है कि नहीं। तो रूस की जो क्रांति सन 1917 में हुई, उसका मतलब ये नहीं कि सन 17 में सब फैल गई पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं हुआ ना, उसको फैलने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं। लेकिन इस बीच गांधी जी, मैं नहीं कहता कि गांधी जी का पर प्रभाव था, ये तो कोई नहीं मानता कि गांधी जी पर उनका प्रभाव था, कार्ल मार्क्स का, है कि नहीं। गांधी जी का अपना चिंतन था, उनकी अपनी धारणा थी, उनका अपने विचार थे, है कि नहीं। तो प्रारंभ में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरा जो कदम है उसमें प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित होते हैं, है कि नहीं, और गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब उस तरह के वो चीजें लिखते हैं, है कि नहीं। रूसी क्रांति का असर पड़ते पड़ते 3 साल थोड़ा लगा है, कई साल लग गए हैं, है कि नहीं। खुद 7 साल लग गए हैं रूस में, हैं, कि सन 24 में लेनिन मरते हैं, 7 साल की जिंदगी थी लेनिन की, है ना। उस 7 साल के अंदर जो है उस रिवोल्यूशन का फर्क महसूस होता है रूसी समाज में। तो भारत आते आते कितने साल लगे होंगे, कल्पना कीजिए, है कि नहीं। तो वो बाद में आता है, पहले नहीं आता, है ना। बाद के उनकी रचनाओं में बाकायदे शब्द इस्तेमाल होता है, बोल्शेविक, बोल्शेविक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेमचंद। तो बोल्शेविक रिवोल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति, तो ये बोल्शेविक क्या है, रूसी भाषा में बोल्शो का मतलब होता है बड़ा, मेंशेविक और बोल्शेविक के मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है जिसको बोल्शेविक ने किया है। तो बोल्शेविक का मतलब होता है बहुत बड़ा, है कि नहीं। तो प्रेमचंद ने बोल्शेविक का इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे देश की जनता का एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाए, तब हमें आजादी मिलेगी, वरना हमें नहीं मिलेगी, है ना। ये छोटे छोटे जो लोग हैं, इनके कहने से नहीं होगा, एक बड़ा वर्ग जनता का आने से। तो क्या हम ये कहें कि गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि गांधी जी का तो क्रांति वाला बात नहीं था, तो गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था प्रेमचंद के ऊपर, वो धीरे धीरे घट गया, और उनके ऊपर जो ये बोल्शेविक
या फिर रशियन रेवोल्यूशन का? सुनिए सुनिए एक मिनट, देखिए घट गया बढ़ गया इस अगर पैमाने पर नहीं देखना चाहिए, इस पैमाने पर देखना ही नहीं चाहिए। है मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके सामने 3 स्टेज है, 3 पड़ाव है कि नहीं। पहले पड़ाव में आर्य समाज और उससे जो प्रभावित है ना, जो नवजागरण आया था इस देश में, है कि नहीं, जो नवजागरण रेनेसां है कि नहीं। हालांकि वो रेनेसां उस तरह यहाँ नहीं था जैसे इटली में था या जैसे यूरोप में था, उसमें फर्क है, लेकिन उस बहस में न जाए हम, है कि नहीं। लेकिन उससे वो प्रभावित होते हैं। दूसरा एक सोपान है जिसमें वो गांधी जी से प्रभावित होते हैं। तीसरा एक सोपान है जिसमें वो कहीं न कहीं रूसी क्रांति से प्रभावित होते हैं। तो किसी को छोड़ते हैं पकड़ते हैं का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक जो रचनाकार है उसका अपना विकास, जो मानसिक विकास है, वो कैसे होता है। तो मानसिक विकास में जरूरी नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ये नहीं है कि नहीं। उसमें एलिमेंट्स आपको सबका मिलेगा। यही नहीं, अतीत जो आपके दादा दादी पुरखे हैं उनका भी मिलता है। तो कोई किसी को छोड़ता पकड़ता नहीं, वो लगातार अपने को विकसित करता है, लगातार प्रगति करता है ना। तो जो ये लगातार प्रगति करता है, ये प्रगतिशीलता है। उसमें किसी को छोड़ने या पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। टॉल्स्टॉय का बहुत सारा काम प्रेमचंद खुद ट्रांसलेट किए, तो आपको लगता है कि उनका जो लिखने का स्टाइल है वो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय का जो अनुवाद है वो प्रेमचंद ने उनकी कहानियों का अनुवाद किया है, उनके किसी उपन्यास का अनुवाद उन्होंने किया है कि नहीं। वो लगभग 20 कहानियां हैं जिनका अनुवाद जो है प्रेमचंद ने किया है। लेकिन ये हैरत की बात है कि उन कहानियों को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने का मतलब यह है कि उन कहानियों को पढ़ते हुए आप टॉल्स्टॉय की जो मौलिक कहानियां हैं उनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि किस कहानी का अनुवाद है। कि वो कैरेक्टर्स जो हैं, जो पात्रों के नाम वगैरह हैं, वो भारतीय दीदी है, वो रशियन रूसी नाम नहीं है, वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो एडॉप्टेशन है। और जाहिर है कि वो रूसी तो जानते नहीं थे वो, है ना, तो अंग्रेजी से किया है। क्योंकि अनुवाद का तो ये कई तरह की प्रक्रियाएं हैं ना। एक तो यह है कि सीधी भाषा से आप अनुवाद कीजिए, या फिर यह है कि एक अनुदित है उससे अनुवाद कीजिए, तो इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो प्रेमचंद ने सिर्फ टॉल्स्टॉय का अनुवाद नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए हैं। अनातोले फ्रांस का अनुवाद किया है उन्होंने, उपन्यास का अनुवाद किया है, अहंकार नाम से। गोल्सवर्दी के नाटक का अनुवाद किया है कि नहीं। तो टॉल्स्टॉय की कहानियों के उन्होंने अनुवाद किया। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही मतलब स्पष्टता के साथ कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है या जो पहचान है वो एक खास तरह के लेखन के लिए होती है। टॉल्स्टॉय की पहचान कहानीकार के रूप में नहीं है, उनकी पहचान उपन्यासकार के रूप में, नॉवेलिस्ट है। चेखोव की पहचान कहानीकार के रूप में हुई है, जबकि नाटक इतने लिखे हैं उन्होंने, हालांकि हर नाटक उनका असफल सिद्ध हुआ वहाँ के रूसी रंगमंच पर, है ना। अब तो भारतीय में तो जब भी खेलते हैं बहुत हाँ, लेकिन वहाँ पर रूस में तो उनके नाटक को लेकर बड़ी होती थी आलोचना, है कि नहीं। तो टॉल्स्टॉय तो मुख्य रूप से उपन्यासकार है कि नहीं, और लेकिन कहानियां भी लिखी हो। तो प्रेमचंद ने उनकी कहानियों के अनुवाद किए हैं, और लगभग 20 कहानियां जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि नहीं। और उन्होंने ऐसी कहानियां चुनी हैं जिनमें नैतिकता को प्रमुखता दी गई। अब इसके पीछे प्रेमचंद का कोई षड्यंत्र नहीं था कि बस ऐसी कहानियां चुने, है कि नहीं। षड्यंत्र नहीं था। नहीं, पर वो नैतिकता क्या बहुत मायने रखता था प्रेमचंद के लिए? बिल्कुल रखता था प्रेमचंद के लिए, खास तौर से भारत जैसी सरजमीन पर। और जब वो लिख रहे थे जिस जमाने में, आजादी से पहले की बात है ना। तो और आजादी से पहले क्या मतलब, उसको कह लीजिए कि
एक तरह से फर्स्ट सेंचुरी जो है 20वीं शताब्दी का है कि नहीं, तो उस समय यहाँ पर नैतिकता का प्रसार, ये एक वर्ग था पूरा जिसमें प्रेमचंद भी थे कि सबसे पहले हमारे देश की जनता में नैतिकता आए, है ना, वो नैतिकता के मूल्य को, उसके वैल्यू और वर्चूज जिसे कहते हैं, है ना, उसको समझें, है ना, उसके बाद समाज का आकलन करें, और जब समाज का पूरा आकलन करेंगे तब आगे बढ़ने की गति जो है वो बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। प्रेमचंद का पत्रव्यवहार किस रूस के लेखक से था? गोर्की से था, अलेक्जेंडर मैक्सिमोविच गोर्की। गोर्की का एक ही उपन्यास प्रसिद्ध है, अंग्रेजी में जिसका अनुवाद हुआ है द मदर नाम से, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है माँ के नाम से, रूसी भाषा में उस किताब का नाम है मात्या। तो ये जो मदर है, माँ, मात्या, है कि नहीं, ये उपन्यास एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका बेटा जो है क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारिता के उसमें वो जान दे देता है, मर जाता है, और उसकी माँ उसमें दुखी नहीं होती, रोती नहीं, गर्व का अनुभव करती है। प्रेमचंद इसको पढ़कर प्रेमचंद दहल गए, हाँ, और प्रेमचंद से गोर्की का पत्रव्यवहार हुआ बाकायदा, हाँ, तो प्रेमचंद के प्रेरणा स्रोत जो है गोर्की बन रहे हैं, तोल्स्टॉय नहीं बन रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हालांकि तोल्स्टॉय से भी प्रभावित है हर कोई, यहाँ तक कि मैं भी तोल्स्टॉय से बहुत प्रभावित हूँ, कहानियों से नहीं, उपन्यासों से, है ना। तो मैं तो मैंने तोल्स्टॉय भी पढ़ा है, चेखोव को भी पढ़ा, दोस्तोयेवस्की भी पढ़ा, सब बहुत सारा पढ़ा है कि नहीं। लेकिन गोर्की की एक उपन्यास ने साहब किसी की चेतना को बदल दिया। अच्छा, प्रेमचंद के जहन में, प्रेमचंद के दिमाग में ये बात पहले से थी, क्योंकि सोज़े वतन जो उन्होंने लिखा था उसको जब्त किया गया था, है कि नहीं, हम अभी पूछने वाले। हाँ, तो सोज़े वतन जब्त किया गया था, तो वहाँ उनकी क्रांतिकारी जो चेतना थी उसको दबाने की कोशिश की थी अंग्रेज सरकार ने, है कि नहीं। लेकिन जब वो पढ़ते हैं गोर्की के बारे में तो फिर वो क्रांतिकारी हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो अपना स्टाइल बदल देते हैं, अपनी शैली बदल देते हैं, है कि नहीं, हाँ। लेकिन वो स्वाधीनता के लिए संघर्ष की आवाज जो है निरंतर अपने साहित्य में उठाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि, कायाकल्प, घबन, कर्मभूमि, गोदान कि 1925 से लेके 1936 तक, गोदान तक जो उपन्यास में हम चेंजेस देखते आए हैं, वो थीम पे हो, भाषा के तरफ से हो, स्टाइल से हो, उसके विषय पे आप थोड़ा। शिल्प उनका अपना निजी मामला है कि नहीं। जहाँ तक विषय वस्तु, हाँ, मतलब उनका जो थीम है, हाँ, है कि नहीं। थीम देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि उनके 3 सोपान है ना, तो उन सोपानों के अनुसार उनके थीम बदलते रहते हैं, है कि नहीं, थीम बदलते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो बदलाव है थीम में, उसमें एक तारतम्यता है, जिसे कहते हैं तारतम्यता है ना। क्या तारतम्यता है? जब वो आर्य समाज के प्रभाव में है तो वो आर्य समाज की विचारधारा आपको पता है, सबको पता है कि नहीं, उस हिसाब से उपन्यास लिख रहे हैं। सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमचंद ने ये उपन्यास उर्दू में लिखा, बाजार हुस्न, बाजार हुस्न, लेकिन उर्दू में छपवाया नहीं इसको पहले वो हिंदी में छपवाते हैं और उसका शीर्षक देते हैं सेवा सदन, है ऐसा घर जहाँ सेवा हो रही है। जबकि उसका जो मूल शीर्षक है उसका नाम है बाजार हुस्न, हुस्न का बाजार, सौंदर्य का बाजार, यानी वो वेश्यावृत्ति पर है जी। वो उपन्यास के केंद्र में एक वेश्या है। एक बार एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में मैंने एक सवाल उठा दिया कि क्यों प्रेमचंद ने उस उपन्यास को उर्दू में पहले नहीं छपवाया। अगर उर्दू में लिखा था प्रेमचंद, और मैं यहाँ बता दूंगा, भाषा की बात आई गई है तो अब मैं और बताऊं कि प्रेमचंद ने लगभग सारे उपन्यास उर्दू में लिखे हैं, गोदान को छोड़, गोदान हिंदी में लिखा है, बाकी सब उर्दू में लिखा है, और फिर उसका शीर्षक उर्षक बदल कर दोनों भाषाओं में छपवाया है।